जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में समाजवाद और साम्यवाद को कर लिए थे और आज हम हिंदी चीन राष्ट्रवाद आंदोलन को शुरू करने की बात को कहे थे कि आज हम हिंदी चीनी राष्ट्रवाद को शुरू करेंगे। मतलब हिंदी और चीन का राष्ट्रवाद और वहाँ पर विकास राष्ट्रवाद का। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद का अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र के प्रति जागरूक होना, किसी भी राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को जगाना। तो उसी प्रकार हिंदी और चीन वाले जो क्षेत्र है, हिंदी और चीन के बीच वाले क्षेत्र है, हिंदी चीन के बगल वाले क्षेत्र है, दक्षिण में जो क्षेत्र है, उत्तर में जो क्षेत्र है, उस चीज में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है, उस चीज को पढ़ेंगे। किस प्रकार कंपनियां आई और किस प्रकार फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व को जमाया, उस चीज को पढ़ेंगे। जहां तक हिंद की बात आती है, वहां मेरे मन में एक बात आती है कि अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस वतन के लिए, हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उसी लय से आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और समझेंगे कि क्या राष्ट्रीयता का विकास एक जरूरी है, एक जरूरी एलिमेंट से क्या किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, और राष्ट्रीयता भावना से क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कैसे फ्रांसीसी कंपनी अपना प्रभुत्व को संपन्न करता है हिंदी चीन में और हिंदी चीन के क्षेत्र में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस भावना, मनोभावना को लेके कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास और वहां पर आंदोलन कैसे होता है। तो हिंद चीन, पहले सबसे पहले मन में आपका सवाल आएगा कि भैया यह हिंद चीन चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है। चैप्टर का नाम सबसे पहले तो हिंद चीन चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रीयता आंदोलन, ठीक है, उसमें नाम कैसे पड़ा, उस चीज का नाम क्यों पड़ा हिंद चीन। हिंद चीन का नाम इसलिए हिंद चीन पड़ा क्योंकि यह सिर्फ एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला क्षेत्र था, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि सिर्फ चाइना का ही नहीं, ये वियतनाम के क्षेत्र का, ये म्यांमार के क्षेत्र को भी इंक्लूड करता है, ये म्यांमार के क्षेत्र को भी इंक्लूड करता है हिंद चीन। मतलब हिंद और चीन के संपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास, उसके अगल बगल क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है, इसलिए हम इसका नाम हिंद चीन दिए। उत्तरी सीमा में म्यांमार और चीन को जो छूता है, इसलिए इसका नाम हिंद चीन दिए। दक्षिणी सीमा में चीन सागर को छूता है, इसलिए हम इसका नाम हिंद चीन में राष्ट्रीयता आंदोलन दिए। पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र को छूता है, इसलिए हम इसका नाम हिंद चीन राष्ट्रीयता आंदोलन दिए। वियतनाम जो एक राष्ट्र है, वियतनाम में हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि वियतनाम अपने संघर्ष के बारे में जाना जाता है, वियतनाम अपने तरह तरह की नीतियों के बारे में जाना जाता है, किस प्रकार उसके ऊपर जो दबाव डाला गया, किस प्रकार उसके ऊपर उसको हमेशा प्रताड़ने का प्रयास किया गया, उस चीज को समझेंगे। और किस प्रकार वो उभरा, वही हमारे लिए सीखने की बात होती है कि आखिर इतना संघर्ष के बाद, आखिर उतना दबाने के बाद भी उसके मन में राष्ट्रीयता का भावना जगा रहा, तो पहले उसको दबाने का प्रयास कौन किया। तो वियतनाम का 2 शहर है, तोकिन और अन्नाम। कौन कौन सा? तोकिन और अन्नाम। उसके ऊपर चीन का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? चीन का। चीन कौन? एक अपने आप में संप्रभुत्व राष्ट्र है चीन, और उसी का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया में, लाओस भैया कहां पर? जस्ट वियतनाम से सटा हुआ एक राष्ट्र है लाओस और कंबोडिया। लाओस में भारतीय संस्कृति का विस्तृत था, भारतीय संस्कृति का प्रचार था, और लाओस में ही 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना होती है। कौन से राज्य की? कंबुज राज्य की स्थापना होती है, जिसका शासक भारतीय वंशी था। आप सोच सकते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि अलग राष्ट्र, हमारे नेबरिंग राष्ट्र में भारत का चलता था, क्योंकि अखंड भारत था हमारा। यहां तक कि जितना भी राष्ट्र अपने आप को हमको दिख रहा है, वो अपने आप में सिर्फ एक भारत था, वो एक अखंड भारत था। तो अटल जी ने कोई गलत नहीं कहा था। तो लाओस और कंबोडिया जो था, भारतीय संस्कृति विस्तृत था, और 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना होता है, जहां भारतीय वंशी था। कंबुज राज्य का स्थापना कहां पर होता है? कंबुज राज्य का स्थापना होता है लाओस में, और वहां का राजा भारत का वंश का था। तो सोच सकते हैं कि भारत का संस्कृति किस प्रकार वो विस्तृत किया होगा वहां पर।
12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन कहें या वर्मा कहें द्वितीय, राजा सूर्यवर्म द्वितीय जो था अंकोर मंदिर का निर्माण करता है। कहां पर करता है? लाओस और कंबोडिया जैसे क्षेत्रों में, और कंबुज राज्य में स्थापना करता है। कहां पर स्थापना करता है? कंबुज राज्य में स्थापना करता है। किसका? अंकोर मंदिर का। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का विस्तार था यहां पर। 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो जाता है, कंबुज गिर जाता है, कंबुज डाउनफॉल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी कोई राष्ट्र अगर गिरा तो उसका राजा का हार होता है। राजा का हार मतलब राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के बाद कोई ना कोई 4वीं शताब्दी में कोई आया होगा 16वीं शताब्दी में, और वो राजा ध्वस्त हो जाता है और राजा हार जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर संघर्ष चालू होगा गद्दी पर बैठने के लिए। तो वही गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष जारी रहा। तो इसलिए हम यह देख सकते हैं कि वियतनाम जैसे क्षेत्र में तोकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव, कंबुज, लाओस, कंबोडिया में हिंदुस्तान का संस्कृति फैला हुआ, इसलिए हम इसका नाम हिंद चीन के नाम से जानते हैं। किस लिए जानते हैं? हिंद चीन से, क्योंकि वियतनाम में तोकिन और अन्नाम के क्षेत्र में चीन का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का विस्तृत था, हिंदुस्तान का विस्तृत था, इसलिए हम हिंद चीन के नाम से जानते हैं। और इसलिए हम इस चैप्टर का नाम हिंदी चीन में राष्ट्रीयता आंदोलन रखे हैं। ठीक है, तो इस ओवरव्यू में हम ये सिर्फ ये समझे कि हमारे में हिंदी चीन में राष्ट्रीयता आंदोलन का विकास कैसे होता है, और क्या कैसे मतलब राष्ट्रीयता आंदोलन में इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, उस चीज को पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज क्या अभी पढ़ेंगे कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, मतलब व्यापारिक कंपनी कैसे भारत, मतलब किस क्रम में भारत आया, और फ्रांसीसी का क्या प्रभुत्व रहा, उस चीज को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 9th क्लास से ही ये सीखते आ रहे हैं कि कंपनियां जब भारत में आई थी तो सिर्फ एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी। मान लीजिए सिर्फ उसको पेन बेचना था तो भारत में सिर्फ पेन बेचने आया, लेकिन हम उसका जिम्मेवार है कि उसको शासन फैलाने दिए। एक ब्रिटिशर के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि भारत में हम सिर्फ व्यापार करने के लिए उद्देश्य से आए थे, लेकिन हमें अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो हम उसको क्यों न लाभ उठाएं। तो ठीक वही कंपनियों का आगमन को हम पढ़ेंगे किस क्रम में कंपनियां आई। तो कंपनियों का आगमन में सबसे पहला पुर्तगाल आया था। कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल में वास्को डी गामा, एवन बतूता वगैरह वगैरह सब आया था। डच उसके बाद आए, उसके बाद इंग्लैंड लोग आया, उसके बाद फ्रांस आया। अब फ्रांस अपना प्रभुत्व जमाने में कायम रहा। अब फ्रांस एक अपना अलग पहचान दिया। वो कैसे पहचान देगा, आने वाले वीडियो लेक्चर में हो सकता है इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू लें, लेकिन आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फ्रांस के बारे में जानेंगे, फ्रांस कैसे अपना प्रभुत्व को कायम रखने में सक्षम रहा। 1498 ईस्वी का समय आता है। जैसा कि हम जाने कि पुर्तगाल आया था सबसे पहले, तो कैसे आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डगामा, कौन? वास्को डगामा भारत से जुड़ने के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज किए थे। क्या किए थे? हम अधिकतर ये सोचते हैं और हमारे बचपन से हमें यह पढ़ाया गया है कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया है, वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। वास्को डिगामा ने एक समुद्री मार्ग का खोज किया था जिससे भारत के बारे में हमें पता चला था कि भारत यहां पर है, ना कि वो भारत का खोज किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? वास्को डगामा थे। कौन थे? वास्को डगामा थे। 1510 ईस्वी में समय आता है 1510 ईस्वी का, और मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया गया था हिंदी और चीनी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अब मलक्का क्या भैया? मलक्का एक व्यापारिक केंद्र, मलक्का एक राष्ट्र, मतलब मलक्का एक जगह था हिंदी और चाइना के बीच में, और उसके बीच में मलक्का को स्थापित किया गया ताकि हिंदी भी यहाँ से आसानी से व्यापार कर सके, मतलब हिंदुस्तान, मतलब हम, चाइना भी, छोटा छोटा आंख वाला भी व्यापार कर सके। किसके साथ? व्यापारिक केंद्र किसको बनाया गया? मलक्का को। कंपनियों के साथ व्यापार आराम से हो सके, मतलब हिंदी और चाइना के बीच में व्यापार आराम से हो सके, उसके लिए मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके बाद इंग्लैंड आया, डच आया, फ्रांस आया। फ्रांस अपनी राजनीतिक प्रभुत्व संभाला।
इंग्लैंड आया, हम लोग मार के भगा दिए, मतलब इंग्लैंड आया चला गया, डच आया संघर्ष चला, इंग्लैंड फ्रांस का संघर्ष चला, लेकिन फ्रांस जो है अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखा, राजनीतिक प्रभुत्व को संभाला फ्रांस। और यह चीज दिखा दिया कि ताकतवर होना ही ताकतवर का बात नहीं है, कि हम सिर्फ ताकतवर हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम पूरे राष्ट्र को जीत सकते, नहीं। अगर कोई अगला आता है तो हो सकता है वो आपको भी हराने के लिए तैयार है, हो सकता है अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी बढ़िया है तो आप उसको हरा सकते हैं, भले आपके पास लाख से ना हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1747 ईस्वी का समय आता है। फ्रांस को अन्नाम में रुचि था। अन्नाम कौन सा? तोकिन और अन्नाम वियतनाम का क्षेत्र था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, मतलब पिछले क्या इसी सेक्शन में पढ़ा। फ्रांस का अन्नाम में रुचि था, वो चाहता था कि अन्नाम में हम रखें, लेकिन वहां पर पहले से कौन जमावड़ा था? चीन का जमावड़ा था। किसका जमावड़ा था? चीन अपना अड्डा डाले हुआ था। 1787 का समय आता है, कोचिंग और चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिलता है। किसको? फ्रांस को। मतलब कोचिंग जो भारत का क्षेत्र है, और चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिलता है। किसको मिलता है? फ्रांस को। और वो मौका को चूकता नहीं है, वो संधि कर लेता है कि यहां से हम व्यापार कर सकते हैं। फ्रांस चाहता था कि हमको जो है व्यापार आप करने तो दीजिए, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं क्या होता है व्यापार और क्या होता है शासन, एक बार आप हमको घुसने दीजिए। तो ठीक उसी प्रकार 10वीं शताब्दी में उग्र आंदोलन चालू हुआ। इसके खिलाफ? पादरियों के खिलाफ। पादरी कौन? इंग्लैंड का आया था। इंग्लैंड चाहता था कि यहाँ पर पादरी ज्यादा हो। पादरी क्यों ज्यादा हो? ताकि मेरा जो है क्रिश्चियन समाज जो है फैले, क्रिश्चियन समाज फैले तो हम यहाँ पर आसानी से राज कर सकते हैं। वहां पर एक बात बोलेंगे तो मेरे बात को बहुत ज्यादा फैलाया जाएगा। तो उग्र आंदोलन हुआ पादरियों के खिलाफ, और वही फ्रांस जो उसको नेतृत्व कर रहा था। 1862 में अन्नाम को सैन्य बल संधि के लिए बाधित कर दिया। 1862 का समय आता है। देखिए किस प्रकार हम यह पढ़ रहे हैं कि फ्रांस अपना प्रभुत्व को कैसे संभाला, फ्रांस कैसे एंट्री मार के संभालता है पूरे राजनीतिक को। 1862 में जहां पर तोकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था, वहां का सेना को अन्नाम का सेना को जो है संधि करने के लिए बाधित कर दिया। कौन? फ्रांस। अकेला फ्रांस सेना को बाधित कर दिया, तुम मेरे साथ संधि करो। 1783 का समय आता है, तोकिन में फ्रांसीसी सेना प्रवेश कर जाता है। तोकिन में फ्रांसीसी सेना प्रवेश कर जाता है। कहां पर? तोकिन में। ठीक है, तो तोकिन में कौन पहले से बैठा हुआ? चीन। तोकिन में पहले से कौन बैठा हुआ है? चीन बैठा हुआ है। तो इसलिए 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना प्रवेश करता है और चीन के साथ लड़ाई करता है। किस प्रकार प्रभुत्व संभालता है उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रांस द्वारा उपनिवेश का स्थापना का उद्देश्य क्या था? फ्रांस अच्छा मान लीजिए कि अगर आपको अपने अंदर रखे, क्या हम आपको अपने अंदर रखें, तो मेरा कोई ना कोई उद्देश्य आपको होगा कि हम आपको अपने अंदर रख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार फ्रांस का भी उपनिवेश, अगर फ्रांस किसी को अपने अंदर रखना चाहता था तो वो क्यों रखना चाहता था? उसका उद्देश्य क्या था? उपनिवेश का मतलब होता है अपने अंदर रखना, अपने अंदर रखना। तो फ्रांस का उद्देश्य यह था कि डच और ब्रिटिश कंपनियां के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मतलब कि डच जो आया, अब ब्रिटिशर जो आया, मतलब इंग्लैंडियन जो आया, ये लोग दोनों क्या काहे आया था भारत में? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने का उद्देश्य था उन लोग का। तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी एंट्री मारता है, तो पहले से जब व्यापार चल रहा है तो आप वहां पर आके कंपटीशन ही करिएगा। अगर वहां पर व्यापार नहीं हो रहा है तो आप वहां पर आके अपना एम्पायर को बिल्ड करिएगा, अपने शासन को आप तैयार करिएगा। लेकिन वहां पर पहले से व्यापार चल रहा है तो वहां पर आप उस व्यापार में जुड़िएगा और उसके साथ कंपटीशन करिएगा। तो वही उसका पहला उद्देश्य था कि हम इसके साथ कंपटीशन करें। दूसरा कि भारत में फ्रांसीसी कमजोर था और चीन में व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के पास था। भारत में फ्रांस नहीं आया, काहे? तो इसलिए भारत को उपनिवेश काहे नहीं बना पाया? सबसे बड़ा बात यह था कि भारत में फ्रांसीसी कमजोर था, भारत में चल नहीं दिया फ्रांस का, भारत में फ्रांस का चल नहीं दिया। और दूसरा, चीन में व्यापार जब होता था, चीन का जो व्यापार होता था मुख्यतः इंग्लैंड के साथ होता था। किसके साथ होता था? इंग्लैंड के साथ। अब जो इंग्लैंड से व्यापार कर रहा हो फ्रांस से काहे करेगा? हैं?
वो फ्रांस से काहे करेगा, उसको कोई तुके नहीं है। तो अब फ्रांस देख लिया कह रहे भैया यहाँ भारत में तो कुछ दाल गलने वाला है नहीं, चाइना में भी हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए सुरक्षात्मक आधार से उन्हें हिंदी चीन क्षेत्र उचित लगा। हिंदी चीन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ये सब क्षेत्र कौन सा है? हिंदी चीन क्षेत्र है। और उस सब दृष्टि से वो फ्रांस वहीं पर गया। क्यों? क्योंकि भारत में दालें नहीं गला उसका। दूसरा, कम मुख्य रूप से चाइना का व्यापार इंग्लैंड के साथ होता था, अब उसको बचा कहाँ? तो वही चाइना में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जगह पे बचा उसका क्षेत्र, उसका व्यापार करने के लिए। तो इस प्रकार फ्रांस जो है उपनिवेश का स्थापना इसलिए वहां पर किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि भारत में फ्रांसीसी वहां पर कमजोर था और यहाँ पर इंग्लैंड के साथ व्यापार होता था। पहला कारण तो फेल हो गया। दूसरा में फ्रांस का उद्देश्य यह था कि डच और ब्रिटिश का हम सामना करें। तो कैसे करेंगे? तो इधर से वो कान ना पकड़ के इधर से वो कान पकड़ा, काने ना पकड़ाया उसका। तो उसके बाद क्या करता है कि हमने इस ओवरव्यू को ले लिया कि फ्रांस कैसे आया, राष्ट्रीयता का विकास को अभी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, हिंदी चीन का नाम क्यों पड़ा, इसमें हमने पढ़ा कि फ्रांस कैसे अपना प्रभुत्व को संभाला 1510 के माध्यम से, 1747 के माध्यम से, 1787, 1862, 1783 के माध्यम से। आप पढ़ेंगे, इसका छोटा सा डेफिनेशन लेंगे कि हिंदी चीनी क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है। हिंदी चीनी क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है, मतलब तोकीन, अन्नाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इस सब में कैसे राष्ट्रीयता का विकास होता है। पहले राष्ट्रीयता का विकास होना या ना होने से मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसको दबाया होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर शोषण हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अत्याचार हुआ होगा। तो भारत में क्यों नहीं फ्रांस आया, भारत को क्यों नहीं उपनिवेश बनाया? तो सबसे पहला कारण यह था कि भारत और चीन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकते थे। भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग था क्योंकि भारत को पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत के पास पैसा का कोई कमी नहीं था। भारत चाहता था किसी भी राष्ट्र को खरीदने का औकात रखता था, चाहे वो फ्रांस रहे, चाहे वो इंग्लैंड रहे। तो भारत और चीन भी अपने आप में अपने शुरू से ही अपना प्रभुत्व संभालते हुए आया है, और जहां पर जरूरी है अपना दम खम का उसको प्रदर्शन चीन भी जरूर किया है। तो भारत चीन कठिन परिस्थितियों में संभल सकता था। फ्रांस इस चीज को जान लिया। दूसरा, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से ही होती थी। मतलब अगर हमको कहीं से फैक्ट्री है, मान लीजिए मेरे घर पे तो लकड़ी का फैक्ट्री है, लकड़ी से हम उसको बनाते हैं कुर्सी, लकड़ी का कुर्सी बनाते हैं, और लकड़ी हमको आपके घर से मिलता है और आप मेरे अंडर में, तो हम क्या बोलेंगे कि उपनिवेश की पूर्ति मेरे घर से होती है, मतलब आपके घर से होती है। क्या होती है? आपके घर से उपनिवेश की पूर्ति होती है। तो ठीक उसी प्रकार उपनिवेश की पूर्ति जो थी, मतलब उपनिवेश बोल रहे, कच्चा माल की जो पूर्ति थी उपनिवेश से होती थी। और उत्पादित वस्तु के लिए बाजार उपलब्ध था भारत में या चाइना में, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। फ्रांस इसलिए यहाँ पे नहीं आना चाहता था, फ्रांस इसलिए यहाँ नहीं आना चाहता था। और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह में भी औद्योगिकरण में कच्चा माल जहाँ उद्योग था वहां से कच्चा माल उपनिवेश से आता था, कोई दिक्कतें नहीं था। पिछड़ा राज्यों को सभ्य बनाना, क्या चीज? पिछड़ा राज्य को सभ्य बनाना विकसित यूरोप राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद में यह समझे थे कि यूरोप ने जो अपने आप को संभाला इस विकट परिस्थिति में, इतना होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं यूरोप यह भी चाहता था कि पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में हम सुधारात्मक और समाजवाद, साम्यवाद लाएं या राष्ट्रवाद की भावना को जगाएं। तो ठीक उसी प्रकार यूरोप भी जो था पिछड़े राज्यों को सभ्य बनाना चाहता था। वो दायित्व था किसका? यूरोप का था। और इसी प्रकार इसी तीन कारण के कारण राष्ट्रीयता का विकास में कहीं ना कहीं भावना जगती है, और राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए, जरूरी है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम हिंदी चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ उसको कवर करेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।